Hello, it's me, long time no see. और दिस इज एपिसोड 105 105 और ऑफ द जिनका सीरीज। हमारा सीरीज का मकसद सिर्फ एक ही होता है, दैट इज रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट जो सबमिशंस आती हैं फ्रॉम आप लोग, जो कि मेरे ईमेल पे आती हैं evilspells000@gmail.com। तो एज यूजुअल आई हैं, हम उन पे बात करेंगे और जो आपके सबमिशंस आते हैं हम उनको पढ़ते हैं और उनके ऊपर एक जिनकास बना लेते हैं। ऑब्वियसली हर ईमेल को नहीं पढ़ा जाता और फ्यूचर एपिसोड में या उससे फ्यूचर एपिसोड में या उससे फ्यूचर एपिसोड में डेफर कर दिया जाता है, और उसकी भी एक रीज़न है। और मेजर रीज़न उसकी ये होती है कि जो सिमिलर स्टोरीज हो जाती हैं, लाइक अब आपने नोटिस किया होगा कि मैं बात नहीं करता ऑफ रास्ते से जा रहा था और मुझे एक बकरा मिला, बिकॉज हमने इस तरह की स्टोरीज काफ़ी कर ली हैं। और इस तरह की सबमिशंस जब आती हैं तो ऑब्वियसली उनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एक सिमिलर स्टोरी होती है, सिर्फ कैरेक्टर्स का चेंज होता है। एंड बात वही होती है कि हमारी कोशिश ये होती है इट्स नॉट कि एक ही स्टोरी बार बार हम सुनाएं, उसकी एक डिफरेंट वर्जन हो और इतना डिफरेंस होना चाहिए कि पिछले वर्जन और इस वर्जन में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो एक अलग बात है। मेन चीज़ ये होती है जो बताने वाली है कि ईमेल आती है मेरे पास, मैं उसको पढ़ता हूँ और उसकी हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं और एक एपिसोड बना लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी ज़्यादा यूनिक स्टोरीज हैं उनको फिर हम रखते हैं एंड में। और इस तरीके से एक काम चलता है। मेन थिंग टू नोट इज़ कि स्टोरीज आप लोग भेज रहे हैं मुझे और उसका रिज़ल्ट ये वीडियो होता है। तो आप लोग भेजेंगे तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाती है फिर। तो विद दैट सेड एंड डन, मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे डाला था एक हफ्ता पहले रिगार्डिंग कुछ कहानी, तो उस पर भी मैं अपडेट देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल है वो इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ तो बेहतर है। एनी हाउ, गेटिंग down to business, because this is the business month for this kind of subject। तो पहली स्टोरी हमारी जो है वो हसन साहब से आ रही है, और हसन साहब ये फरमाते हैं और बेसिकली बता रहे हैं कि ये लाहौर से बिलोंग करते हैं और ये अब तो इनकी उम्र कोई 23-24 साल है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जिस घर में रहते हैं इसी घर में मतलब इनकी पैदाइश भी हुई थी, और 1985 में इनके दादा अब्बू ने ये मकान बनवाया था। अच्छा, इनके दादा का इंतकाल जो था वो 2007 में हो गया था, और ये एक पिक्यूलियर सी बात है कि इनके दादा के कमरे में बेड्स वगैरह भी थे, लेकिन वो एक ख़ास चारपाई थी जो कि उस पे वो सोया करते थे। और अजीब सी बात ये थी कि उनके बेडरूम में और भी मतलब बेड्स वगैरह मौजूद थे, उसके बावजूद ये रात उसी पे गुजारते थे। अब 2007 में इनका इंतकाल हुआ है और ये कहते हैं कि वो चारपाई फिर वो छत पे रख दी गई, और कहने का मकसद ये है कि और ये बता रहे हैं कि इनकी छत पे वो चारपाई पड़ी हुई है और वो रात को अक्सर उसमें से ऐसी छत पे से आवाज़ आती है जैसे कि कोई चारपाई पे बैठा है, उसको मूव कर रहा है। जिस तरीके से इनके जब दादा हयात थे तो वो जब मतलब वो इस्तेमाल में थी उनके, तो वैसे आवाज़ आती थी कि थोड़ी सी उसकी प्लेसमेंट साइड पे की तो वो थोड़ी ज़मीन पे हिली, या उस पर बैठे तो एक तरफ से उठ के नीचे लगी, इस तरीके से। और तो आज भी वो आवाज़ें इनकी पास से आ रही हैं, और ख़ासकर इनकी छत पे क्योंकि रखी तो छत से आती हैं, और रात में एक तजस्सुस इनको बहुत ज़्यादा,
इस बात से क्रिएट हुआ कि आखिर ये बात किया। उन्होंने बहुत कोशिश भी की हसन साहब ने कि ये जाके देखें, लेकिन इनका कभी इत्तेफाक हुआ कि कुछ नज़र नहीं आया। और कहते हैं कि मुझे बड़ा मतलब एक है कि मैं इस मखलूक को देखूं तो सही। तो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये सो रहे थे, तो सोते में से इनकी जब आंख खुली तो इनके एक तरीके से सरहाने की तरफ एक सफ़ेद पोश बच्चा था जो खड़ा था। तो उसकी तरफ जब उन्होंने देखा सोते में से उठ के, मतलब एक नींद वाली हालत में, तो वो इनकी तरफ मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी शक्ल पे से कुछ ऐसी रोशनी आ रही थी जो इनकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब ये कहते हैं ये वही उसकी तरफ देख के मुस्कुराए, और आंखें बंद करके जब इन्होंने दोबारा खोली तो वो गायब हो चुका था। तो ये इनको आइडिया तो है कि मतलब कुछ इनके साथ इनके घर में रहता है, लेकिन वो अगेन वही बात कि वही चारपाई की आवाज़ें, और वो छत पे जो चारपाई पड़ी हुई है दादा की, उसमें से आवाज़ें आ रही हैं। और अगेन इनकी ख्वाहिश है कि शायद ये जो आवाज़ें ऊपर निकाल रहे तो उसको देखें, तो शायद वो उनके दादा के फॉर्म में हो, तो एक दादा को दोबारा देखने का मुलाकात हो जाएगी, मतलब देखने की हद तक एक मुलाकात हो जाएगी। तो खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्टोरी। मोर लाइक एक हैपनिंग जो कि अभी तक चल रही है। और इसके बाद हमसे बात करते हैं जुनैद साहब। जुनैद साहब इंडिया से लिखते हैं और भोपाल से इनका ताल्लुक़ है। और ये बताते हैं कि ये जब हाई स्कूल में थे और स्कूल में थे, तो मतलब एक इनका मतलब दोस्त, मतलब वो बचपन के दिन की बात है। तो इनका जो मोहल्ला था, तो उस मोहल्ले में एक गवर्नमेंट स्कूल था जो काफ़ी पुराना था, प्री पार्टीशन ज़माने और समथिंग लाइक दैट। तो रात को जब लोड शेडिंग होती थी या बिजली गई भी होती थी, तो सारे मोहल्ले के बच्चे जो थे वो निकल आते थे और स्कूल में घुस जाते थे और छुपन छुपाई खेलते थे, हाइड एंड सीक, जिसको मतलब छुपन छुपाई नहीं पता। तो ये कहते हैं कि एक रूटीन थी है, और रात को बिजली जाती थी तो जब तक ये खेल होता था उसके बाद ये लोग चले जाते थे घर, मतलब 10:30-11 इस तरीके से घर चले जाते थे। तो एक दिन इसी तरह का सिलसिला था, बिजली नहीं थी, सारे फ्रेंड्स जो थे वो जमा हुए थे रात को, उसी स्कूल में जाके घुस गए थे। तो ये और उनके दोस्त, जिनको ये बाबा कह रहे हैं, ये जाके एक जगह छुपे। ये जो है बेसिकली एक वॉशरूम के ऊपर छत पे जाके बैठ गए, छुप के बैठ गए थे। और इनकी जो दोस्त थे उसके ऑपोजिट बिल्कुल एक क्लासरूम था, उसमें जाके छुप गए थे। और ऐसा सिलसिला था कि एक दूसरे को ये लोग देख सकते थे और ये इंतज़ार कर रहे थे। अब कहते हैं जी 10 मिनट हो गए, कोई इनको पकड़ने नहीं आया या ढूंढता हुआ नहीं आया, तो थोड़ी सी बोरियत शुरू हो गई। तो आपस में बातचीत करने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। और इनफैक्ट ये जो हैं जुनैद साहब, ये खुद उसको बाबे को देख के बोले आ रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब कहते हैं जी बैठे बैठे बोरियत की, बस वो अभी कोई आए वगैरह वगैरह करते करते आधा घंटा हो गया। आधा घंटा होने के बाद तो एहसास हुआ कि शायद हमारी तरफ कोई आ ही नहीं रहा है। और ये इतने ज़्यादा तंग आ गए, मतलब वहाँ अकेले बैठे बैठे, और वो आगे से जवाब भी नहीं दे रहा कि, और बोरियत से कि इन्होंने फैसला किया कि बस हो गया। और जब वक्त देखा तो वो भी लेट हो चुका था, 11 11:30 हो रहा था। तो इन्होंने बोला बस घर जाने का टाइम हो गया, और ये उतर गए और उसको आवाज़ दी। क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहा था, उनकी भी थोड़ी सी सड़ गई थी, तो ये गेट की तरफ चल पड़े स्कूल के, जो कि 300 मीटर लगभग फासले पे था। अब कहते हैं वो बड़ा सा गेट वगैरह, वहाँ पहुँचे तो हैरत में देख रहे हैं कि इनके जो दोस्त बाबा थे वो स्कूल के बाहर, गेट के बाहर खड़े हैं। तो ये जल्दी से उसको टाप के जब आए, बाहर निकले, तो उससे जाके इन्हीं ने पूछा कि भाई अभी तो तुम वहाँ थे और बड़ी स्पीड में यहाँ आ गए। तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं था, मुझे तो भूख लग रही थी, और जब लोग गेम में की बातें कर रहे थे छुपन छुपाई की, मुझे तो भूख लग रही थी, तो मैं तो घर चला गया था खाना खाने, और मैं वहाँ से आ रहा हूँ।
ये सुन के ये शौक में चले गए कि मैं किससे इतनी देर बातें कर रहा था, और ये सीधे घर चले गए। अब ये कहते हैं जी कि उस दिन के बाद से इन्होंने रात में उधर जाना छोड़ दिया, स्कूल में, खासकर वो छुपन छुपाई के लिए। और इनकी दादी ने बताया कि स्कूल से पहले ये एक जेल था, जो कि ऐसा था जिसमें कहा जाता था कि असरात हैं और काफ़ी हॉन्टेड है, जिसकी वजह से ये खाली था। और फिर पार्टीशन के बाद ये फिर एक टेक ओवर जब दोबारा हुआ तो फिर उसके बाद इसको स्कूल बना दिया गया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं रामीन साहिबा की। रामीन साहिबा ने 3 अपनी स्टोरियाँ बताई हैं, अपने घर की छोटे छोटे वाक़यात जो इनकी फैमिली में शेयर होते हैं। और वो ये हैं कि पहले ये बताती हैं कि इनके जो परदादा थे वो एक कुरान टीचर थे और इस तरह की मतलब एजुकेशन देते थे रूहानी। तो इनकी मतलब वाइफ ने इनको एक पैगाम पहुंचवाया घर से कि भाई कुछ सामान उठवाना है, जो कि इन वो मूव नहीं कर सकती, तो कोई 1 2 4 बच्चे भेज दो ताकि वो कुछ मदद कर दें। तो इन्होंने जब ये कहा अपने मतलब मदरसे में उसमें कि ऐसा ऐसा मुझे ज़रा घर पे मदद चाहिए और कुछ छोटे बच्चे मतलब बच्चे चले हैं, तो 2 बच्चे आए जिन्होंने कहा कि हम उठा लेंगे। तो इनके परदादा ने उनको कहा नहीं है कि सामान बहुत हैवी है, ये है वो है। तो उन्होंने मना कर दिया कि किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों काफ़ी हैं। वो इनके घर चले गए। अब सब कुछ कर करा के वो चले गए। और फिर जब ये गए तो उनकी वाइफ ने उनको बताया कि वो जो बच्चे आए थे वो तो लिटरली उंगलियों से ऐसे करके भारी भारी सामान उठा रहे थे और आगे पीछे रख रहे थे, जैसे कि उनको तो कोई वज़न महसूस ही नहीं हो रहा। तो इनके परदादा समझ गए और नेक्स्ट डे जब वो पढ़ने के लिए आए तो उनसे जब बात हुई तो फिर उन्होंने तस्लीम किया कि वो इंसान नहीं है। फिर उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, लेकिन अगर दूसरे बच्चों को तुम्हारा इल्म हुआ तो एक बहुत खौफ फैल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो भी समझ गया और उसके बाद वो नज़र दोबारा नहीं आए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड फिर कंटिन्यूइंग विद अदर 2 स्टोरीज, जिसमें से ये बताती हैं कि ये इनकी परदादी का वाक़या है, जो कि जब वो गांव में रहती थी तो उस वक्त की बात है। कहा यह जाता था कि इनके घर में एक शरारती किस्म की कोई जिन्नातनी या कोई चुड़ैल रहती है, क्योंकि वो रात में और ख़ासकर सर्दियों के दिनों में जो कंबल लेके सोता था उसके ऊपर से खींच लेती थी और हंसती थी और उसकी हंसी की आवाज़ आती थी। कहती हैं ये है कि नज़र नहीं आती थी, लेकिन उसकी हंसने की आवाज़ आती थी और ज़्यादा से ज़्यादा एक चिंगारी या एक जो है क्या कहते हैं छोटी सी आग आपको कहीं पे उड़ती हुई या जाती हुई नज़र आ जाती थी। उससे अंदाज़ा होता था कि वो यहाँ से चली गई है। अब ये कहते हैं कि ये आम सिलसिला था, वो इससे ज़्यादा वो कुछ करती नहीं थी, लेकिन एक सैलाब आया और वो पूरा गांव डूब गया। उसके बाद से फिर वो वापस वहाँ नहीं आई और शायद किसी और जगह चली गई। अब ये कहती हैं कि एक दिन शाम को ये खुद सो रही थी। ये मतलब एक क्वेश्चन मार्क वाक़या है कि इनको आज तक समझ में नहीं आया ये मजाक था ये क्या था, कि ये अपने बेडरूम में लेटी हुई थी और ऐसी सिचुएशन थी कि ये बस सोने वाली थी कि एकदम से इनकी सांस रुकना बंद शुरू हुई। और इन्होंने जब आँख खोली तो इनके मुंह पे तकिया रख के कोई दबा रहा था। वो आँखें इन्होंने खोली तो इनकी अपनी बड़ी बहन जो थी वो इनके मुंह पे तकिया लगा के इनकी सांस रोक रही थी। कहती हैं जब मेरी आँख खुली, पूरी खुली, और मैंने उसको घूरा और थोड़ा स्ट्रगल किया तो वो उसने आंखों में मतलब देख के फ़ौरन वो भाग गई वहाँ से। और ये उठी और ये कैसा बेहुदा मजाक करती हुई जब बाहर निकली तो इनकी बड़ी बहन जो थी वो बड़े सुकून से एक जगह बैठी हुई थी। तो उन्होंने जाके उनसे जब पूछा तो उसने उनसे पूछा जवाब दिया कि ऐसा बेतुका मजाक मैं करूँगी तुम्हारे साथ। उसके बाद से ये कहती हैं कि मैंने इग्नोर तो कर दिया है, लेकिन
समझ में नहीं आया ये कौन था और ये क्या हुआ। तो थैंक यू रमीन फॉर शेयरिंग दीज 3 स्टोरीज। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रिदा की। रिदा साहिबा बताती हैं कि ये 2 भाई और 2 बहनें हैं और ये वाकया उस वक्त का है जब ये लाहौर में रहती थी रेंट पे, और 2005 का लगभग वाकया है। ये कहती हैं इनके घर जो है उसके बिल्कुल साथ में मस्जिद की भी टेरेस लगती थी और दूसरी तरफ जो था वो दूसरी जगहों की भी। तो अजीब किस्म की हरकतें होती थी उस टेरेस पे। ये और इनकी जो एल्डर सिस्टर थी ये रात के वक्त छत पे मतलब जाने से डरती थी, और उसकी एक वजह ये थी कि इन लोगों ने टेरेस पे अपनी घर की मतलब छत पे 4 खरगोश पाले थे, जिसमें से 2 जो थे वो गायब हो गए, मतलब ऐसे हो गए जैसे कोई चोरी करके उनको ले गया और उनका कोई शिकार ट्रेस नहीं मिला। उसके बाद एक मर गया, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते थे तो अपने ही घर में उसको दफन भी कर दिया। अब कहती हैं ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 6-8 साल ये एज ग्रुप था सबका। तो जैसे ही वो खरगोश मरा और उसको दफनाया गया तो कुछ अजीब हरकतें कहते हैं ये शुरू हुई। अब जिस छत पे ये पाले हुए थे और जिस छत पे वहाँ पे एक साइकिल थी और उस साइकिल की चेन टूटी हुई थी। तो उस चेन के टूटने की वजह से पेडलिंग करने से तो कुछ होता नहीं था, आप ऐसे उसको धक्के दे सकते थे बैठ के और ये सब कुछ कर सकते थे, और उसकी एक आवाज़ आती थी और वो चेन जो टूटी हुई थी वो उसकी एक आवाज़ आती थी। तो रात में 3 बजे के आसपास ऐसा होना शुरू हुआ कि लगता था कि ऊपर कोई साइकिल चला रहा है और उसकी चेन जो टूटी हुई थी वो यकीनन फर्श पे मतलब टूट के लगती होगी, जब वो चलाता होगा तो वो चेन भी ड्रैग होती होगी। तो उसकी आवाज़ आती थी, और जब सुबह जाके देखते थे तो वो अलग जगह पे साइकिल होती थी, वो उस जगह होती ही नहीं थी जिस स्पॉट पे ये छोड़ के जाते थे। अब इसकी बड़ी अपने आप को दिलासे देने के लिए जस्टिफिकेशंस होती थी कि जैसे कि उनका टेरेसेस करीब करीब थी, मिली हुई थी एक तरीके से, तो किसी और टेरेस से कोई आके किसी और के घर का बच्चा आके साइकिल चलाता है या इस तरह की चीज़ें बातें करके अपने आप को तसल्ली देते थे, क्योंकि बिल्कुल छत के नीचे इनके बेडरूम्स थे और रोज़ ये आवाज़ें आती थी। अब जनाब इनका ये सिलसिला तो चलता था, लेकिन साइकिल की आवाज़ आना कोई बड़ी बात नहीं थी और रोज़ आती थी। इनके जो बड़े भाई थे वो कहती हैं कि बड़े बहादुर और इस चीज़ की बड़ी लॉजिकल चीज़ें बताते थे। अब एक दिन इनके जो वालिद थे उन्होंने एक कुर्सी मंगाई जो कि टेरेस पे पड़ी थी, और ये क्योंकि छोटी थी सबसे ज़्यादा तो ये ऊपर भाग के गई उसको लाने। अब वो उठा के जब नीचे ला रही थी तो उस वक्त कुछ इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनको कुछ रुकावट हो रही है, और ऐसा महसूस हुआ कि मतलब इनको घूर के कोई देख रहा है, और एक फीलिंग आने लगी कि अकेली नहीं है। तो बस छोटी थी तो चीख मार के इन्होंने रोना शुरू कर दिया और इनके बड़े भाई बिल्कुल भागते हुए ऊपर आए, और उस दिन के बाद से कहती हैं कि वो उस टेरेस पे इन लोगों ने जाना ही छोड़ दिया। इनके खौफ से और वो साइकिल की आवाज़ वाले मसले से इनके भाई ने बोला, क्योंकि बड़ा था तो कुछ इस चीज़ का हल करने के लिए वो सोच रहे थे कि मैं रात में जल्दी से आकर छापा मारूंगा और जो ये साइकिल चलाता है, क्योंकि वो बिलीव नहीं करता था कि ऐसा कुछ है, ऊपर जाके फौरन पकड़ लूँगा। अब ये कहते हैं कि वो ऐसा था लड़का कि 10 सेकंड में ऊपर वो पहुंच जाते थे जब भी आवाज़ शुरू होती थी, और ऊपर कुछ भी नहीं होता था। और जब ऊपर पहुंचते थे वो एक साइकिल बीच टेरेस में खड़ी हुई है और कुछ भी नहीं। हत्ता कि एक रात तो इनके भाई ने हर तरफ जाके हर टेरेस में दूसरों के भी टाप किए, और मस्जिद वाली जो थी उसमें भी टाप के जाके देखा, लेकिन एक शख्स नज़र नहीं आया जिस पर डाला जा सके कि ये था वो। इन्होंने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया और फिर वो साइकिल शुरू हो गई छत के ऊपर चलना रात में। ये इनके भाई अक्सर सीढ़ियों में खड़े रहते थे कि कहीं से जाके मैं झांक के देख लूँ, लेकिन कभी कुछ नहीं आता था। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि खाली एक साइकिल जो है वो थोड़ी सी मतलब जब ऊपर छापे मार के पहुंचे तो बस साइकिल थोड़ी सी मूव करके
रुक गई और गिर गई और वहाँ कोई नहीं। उसके बाद बड़े भाई ने इनकी वो साइकिल उठा के घर से बाहर फेंक दी और इनको बोल दिया कि आप छत पे कम जाया करो, मतलब ज़रूरत हो तो जाओ वरना जाना नहीं है। ये कहती हैं बस थैंकफुली हम लोग वो जगह छोड़ के कहीं और चले गए और अल्लाह का शुक्र है कि हम उस टेरेस पे अब नहीं जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी एंड आई कैन अंडरस्टैंड टोटली कि ये मसले मसाइल बट इस एज पे कितने जा रही होंगी और सका रही होंगे। स्प्रिंगली वाटर नॉट अ स्पॉन्सर। एनी हाउ आगे बात करते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे लाइटिंग अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए और सब कुछ, लेकिन बात वही है कि यार टाइम जो है ना किसी के साथ नहीं है और ना निकलता है, तो खैर वो एक अलग बात है। तो आगे बात करते हैं हमारे दोस्त चिराग मोहन साहब की। और ये भी हमारे इंडिया से दोस्त हैं और ये अपनी बुआ की कहानी सुना रहे हैं, जो कि बेसिकली पोपो है, कह रहे हैं पोपो होती है। ये उस वक्त की स्टोरी है जब इनकी पोपो जो थी 12 से 13 साल की थी और ये पार्टीशन के वक्त की स्टोरी है, क्योंकि जब ये लोग ओरिजिनली रावलपिंडी से इन लोगों का ताल्लुक था और पार्टीशन के टाइम जो हालात थे और वो सब कुछ जब छोड़ छाड़ के आए तो ये लोग जहाँ पे शिफ्ट हुए तो वो जगह कंबासी नाम की जगह, एक छोटा सा गांव है जो कि हरियाणा के बॉर्डर या पंजाब के बॉर्डर पे है। ये जो गांव है वो 30 किलोमीटर दूर है किसी भी शहर से और बहुत छोटा सा गांव था जो कि फार्मिंग, डेयरी और इस तरह के छोटे मोटे उस पर और बेसिकली फार्मर्स ही थे। और उस गांव में एक छोटा सा स्कूल भी था जो कि 3-4 किलोमीटर दूर था गांव से। सेटिंग ये थी कि इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो, उनके 5 बच्चे थे, 4 बेटे और 1 बेटी, जिसमें से जो उनकी बेटी यानी इनकी फूफो वो सबसे छोटी थी। तो लैंड वगैरह के बावजूद और सब कुछ के बावजूद इनके जो ग्रैंड फादर थे वो एक्चुअली जो थे वो रेलवे में गार्ड थे और वहाँ पे ड्यूटी दिया करते थे और बड़ी हंसी खुशी इनकी लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे गुजरती थी। अब ये कहते हैं कि जी सारे बच्चे जो थे वो सुबह एक ग्रुप बना के, क्योंकि एक ही स्कूल था करीबन 3-4 किलोमीटर दूर और पूरे गांव के बच्चे जो स्कूल जाते थे वो एक ग्रुप बना के उस तरफ जाते थे सुबह और उसी तरीके से ग्रुप बना के वापस आते थे। तो सारे बच्चे साथ जाते थे, साथ आते थे। तो एक दिन नॉर्मल इसी तरीके से रूटीन थी और इनकी जो थी वो बहन में बुआ जो थी या इनकी फुप्पो जो थी वो जा रही थी और उनके सारे भाई वगैरह भी साथ में स्कूल जाते थे। तो उनको जो था वो एक मतलब हाजत हुई कि कहीं थोड़ी सी देर के लिए कहीं कोने में जाके वो थोड़ी सी पेशाब कर लें। तो हुआ यूं कि वो फिर 12 साल की थी और गांव के लोग थे तो इस चीज़ में इतनी मतलब हिचकिचाहट जो है वो नहीं थी। तो जाके वो एक थोड़ा सा हट के बड़े भाई जो थे वो अपने साथ में, इनकी मेरा ख्याल है नाम अमान था, वो चले गए और वो जाके जगह खाली जगह पे जाके वहाँ पे करके और वहाँ फिर स्कूल चली गई और बिल्कुल नॉर्मली स्कूल चलेंगी। स्कूल में जाते ही और इनको एक तेज़ बुखार आना शुरू हुआ और इतना बुरा सूरत हाल हो गई बुखार की कि इनको और इनके भाई अमन को या अमान को बुला के बोला कि भाई इनको वापस घर लेके जाओ, इनकी बुखार जो है वो उतर नहीं रहा। और वो बड़ा भाई उनको लेके वापस चला गया और जब घर पहुँचे तो उनकी वालदा यानी ग्रैंड मदर इनकी वो भी परेशान किया, ऐसा बच्ची को कभी बुखार में नहीं है देखा नहीं। और इंतज़ार हुआ ग्रैंडफादर यानी उनकी बच्ची के बाप का,
वो जब आए स्टेशन से तो उन्होंने फिर कुछ मेडिकेशंस वगैरह का इंतज़ाम किया और बच्ची को दी और वो सो गई। सुबह जब वो उठी तो बच्ची ठीक थी और जो उनके वालिद साहब थे, ग्रैंडफादर, उन्होंने बोला कि भाई सब जो इनको स्कूल जाने जाएं, इसको आज छोड़ दो और ये रेस्ट करे घर पे। तो वो उठी तो ठीक थी, लेकिन एक खामोशी उस पर एक छाई हुई थी, जबकि वो काफ़ी चुलबुला बच्चा था और बहुत ज़्यादा एक अजीब किस्म का, डिप्रेस्ड किस्म का वो बिहेव कर रही थी। जब शाम का टाइम आया और सारे बच्चे मतलब स्कूल से भी आ चुके थे और सब कुछ, वो वरांडे में उनकी माँ उनको लेके, यानी उनकी ग्रैंड मदर, उनकी माँ बच्चों को लेके बैठी हुई थी, तो एकदम से इनकी जो बुआ थी वो उठ के खड़ी हुई। उन्होंने मेन गेट घर का जो था उस तरफ इशारा करके चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये आ गई, ये रात को मेरे ख्वाब में भी आई थी और ये आ गई, ये मुझे लेके चली जाएगी। और वो भागना शुरू हुई और भागते हुए एक अजीब सी हरकत करना शुरू कर दी कि ज़बान बाहर निकाली है और ऐसे निकाली है जैसे कि जितनी बाहर निकल सकती है निकल ली है, या फिर बिल्कुल ही जैसे कि कोई खींच रहा है और वो भागे ही चली जा रही हैं और चिल्ला रही हैं तकलीफ में। इतना शोर शराबा मचा शाम के टाइम के, पूरे मतलब गांव वाले भी, करीब वाले भी आ गए और अजीब तरीके से वो बच्ची बात कर रही है, चिल्ला रही है, जानवरों की तरह गुर्रा रही है। बहरहाल को 4-5 आदमी लगे उसको काबू करने में और उसको पकड़ने में, और वो 12 साल की बच्ची ने उन 4-5 लोगों को बहुत टफ टाइम दिया और उसके बाद जाके वो बेहोश हो गई। अब पूरे घर वाले और पूरे गांव वाले परेशान कि ये क्या है, और बातें शुरू कर दी कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और मसला है, और जल्द अज जल्द किसी सयाने से कुछ मतलब बात करें और उसको दिखाएं कुछ इसके ऊपर कुछ हावी हो गया है, कोई चुड़ैल या कोई प्रेत जो है इस पे आ चुकी है। और फिर इनकी वालदा ने, बच्ची की यानी ग्रैंड माँ ने बात की अपने शौहर से कि भाई किसी को बुलाएं, और फिर वो कन्विंस किया कि ये नॉर्मल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सुबह किसी से बात करता हूँ। और रात इस तरह गुजरी और उनके सुबह पर ग्रैंडफादर निकले। अब माँ जो है वो अपनी बेटी के साथ बैठी हुई और उनसे बात कर रही है कि तुम्हें रात के बारे में कुछ, शाम के बारे में कुछ याद है, तुमने रात शक्ल किया था, और इंतज़ार हो रहा है मतलब कि उनके बाप जो है लड़की के वो लेके आएंगे उसको, सयाने को या प्रीस्ट को या जो भी आप कह लें गाँव के। तो लड़की से जब उन्होंने बात करने की कोशिश की ऐसा क्या था, तो उसने बताया कि मैंने एक औरत को देखा जो कि बहुत ज़ईफ थी और उसके सारे बाल सफ़ेद थे और लंबे थे। वो वरांडे में चल के आई, वो काफ़ी कमज़ोर थी और ऐसी सफ़ेद थी जैसे कि उसकी जिस्म में एक कतरा खून नहीं है। वो मुझे गुस्से से देख रही थी और बार बार मुझे गुस्से से कह रही थी कि मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और वो लंगड़ा के चलती है और उसकी कमर भी झुकी हुई थी, और जैसे ही वो थोड़ा मेरे करीब आई उसने छलांग मार के मेरी ज़बान पकड़ ली और ऐसे करने लगी कि मैं तुझे खींच के, मतलब मैं तुझे जो हूँ ना सबक सिखाऊंगी कि जो तूने मेरे साथ किया है मैं उसकी तुझे सज़ा दूंगी और मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। ये सुनने के बाद उनकी माँ और लड़की दोनों एक अजीब किस्म के स्टेट में चले गई। बच्ची ने तो डर के मारे फिर रोना शुरू कर दिया और माँ ने ऑब्वियसली होली स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू किए और ज़ोर ज़ोर से उनको दोहराना शुरू किया जब तक उनके मतलब हस्बैंड या बच्ची के बाप उस सयाने को लेके वापस नहीं आते। अब कहते हैं जी कि वो जब आया आदमी तो उसने एक छोटा सा पीस, बच्ची ने जो कपड़ा पहना था उसको उतारा, काट के लिया और एक नींबू के साथ उसको बांध के किसी कोने में घर के डाला और कुछ पढ़ना शुरू किया। और थोड़ी देर के बाद इन्होंने बोला कि जाके उस बच्ची को जाके वो लेके आओ नींबू। जब वो नींबू लेके आई, उसको काटा गया तो देखा कि वो अंदर से बिल्कुल सड़ा हुआ था। इसको देख के उस सयाने ने कहा कि आपकी जो बेटी है उसके बॉडी के ऊपर, मतलब उसके ऊपर
कुछ ऐसी चीज़ अट्रैक्टेड है जो बहुत ख़तरनाक है और उसके इरादे बहुत ख़राब हैं। वो इसको कुछ मारना चाहती है, कुछ करना चाहती है, और कहा कि ये एक प्रेत है जो आपकी बेटी के साथ अटैच हो गया है। और ये कहते हैं जी प्रेत जो होता है वो ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत वायलेंट होती है और ऐसे और बहुत गुस्से में होती है, और वो जो भी उसके सामने उसके रास्ते में आता है उसके साथ बहुत बुरा होता है और बहुत हार्म पहुंचाती है। तो जनाब ये कहते हैं कि जी इनके ग्रैंडफादर को और सायाना जो था उसने फिर कुछ सामान जमा करना शुरू कर दिया कि भाई कुछ एक रिचुअल होगा जिससे किसी तरीके से इसके मतलब हम पता तो करें उस चीज़ से बात करके कि उसको मसला क्या है और वो उसका जान कैसे छोड़ेगी। तो ये सब कुछ मतलब जमा करने के बाद उस सयाने ने उस लड़की इनकी जो बुआ है उनके थोड़े से बाल काटे और जनाब एक जो उसने कपड़ा पहना था उसमें से एक पीस लिया और उनको बोला कि आप बच्ची को लेके किसी और कमरे में जाके बैठ जाए। उन्होंने कुछ और भी पढ़ने को उनको बोला कि बच्ची को लेके कमरे में बैठे और वो पढ़ते रहें और बिल्कुल उसको अकेला नहीं छोड़िएगा। अब उस सयाने ने बैठ के कुछ पढ़ना शुरू किया, वो एक रिचुअल स्टार्ट किया। पहले तो उसने ये चीज़ें पढ़ने लगी कि अगर कोई जो चीज़ उसके ऊपर है वो उस पर से हटी तो ऐसा ना हो कि किसी और घर वाले पे चली जाए। उसके बाद फिर उसने अपना काम शुरू किया जिसमें उसने एक मुर्गी को मार हलाल कर दिया, मतलब सर काट दिया उसका। और जनाब उसके बाद जो बच्ची के बाल और कपड़ा था उसके ऊपर कुछ अल्कोहल डाला, कुछ किया। ये सब करने की वजह उसने बताई कि ये जो भी जिस तरह की ये चीज़ है वो ऐसी चीज़ों से अट्रैक्टेड है। और ये करने के बाद वो कुछ पढ़ता रहा और काफ़ी देर के बाद एकदम से खामोश हो गया। एकदम से मतलब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, शदीद पसीने में था और ऐसा लग रहा था वो चकरा रहा है। उसने पानी मांगा। पानी मांगने के बाद उसने जब थोड़ा सा तबीयत उसकी सही हुई तो उसने बच्ची के पेरेंट्स को कहा कि आपकी जो बेटी है उसने कहीं पे जाके किसी बुढ़िया की कब्र पे पेशाब कर दिया और वो किसी मतलब इसी गांव के मतलब उस इलाके में है और उस बुढ़िया के वो जो प्रेत उसके ऊपर है उस कब्र पे उसने इसका पीछा ले लिया और वो इसको छोड़ना नहीं चाहती, वो उसका मतलब पीछे पड़ गई। उनके भाई जो अमान थे उन्होंने जब ये सुनी तो उसने पूरा बताया कि ऐसे रास्ते में सब स्कूल जा रहे थे वगैरह वगैरह और ऐसा सब हुआ। तो ये सुनने के बाद फिर उसने कहा कि भाई फिर एक और हम चीज़ करेंगे जिससे फिर ये जो भी प्रेत इसके पीछे लग गई है वो हटे। उसके लिए फिर ये है कि वो उस बुढ़िया के किसी रिलेटिव को भी लाना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ हट जाए। अब ये कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं और बाकी सयाने जो थे आसपास गांव के उनको भी जमा किया जा रहा है ताकि ये काम हो और उस चीज़ को उस लड़की के ऊपर से भगाया जाए। और ये काम उस वक्त होना था ठीक मगरिब के फौरन बाद। तो पूरा दिन प्रेयर्स वगैरह चल रही थी, सब कुछ चल रही थी और सयाना बोल के गया था इस लड़की को आज के दिन अकेला नहीं छोड़ना। और उसने ये भी पता कर लिया था कि वो औरत का बेटा कौन है और उसको भी कहीं से वो ढूंढ के ले आया था और ये सारा काम बड़ी तेजी से हो रहा था। अब उनके जो भाई थे इनकी बुआ के अमान, वो उससे बहुत क्लोज थी और उनको यही कहा गया था कि इसके साथ साथ तुमने रहना है, इसको छोड़ना नहीं है एक मिनट के लिए भी अकेले। तो ये एक जगह कमरे में बैठे हुए थे और बस वो टाइम होने वाला था कि लोग आएंगे कि बच्ची ने अपने बड़े भाई को कहा कि भाई वरांडे के अंदर जो आम का पेड़ लगा हुआ है उस पर से एक आम तोड़ के ले आओ, बहुत दिल कर रहा है खाने को। तो बड़ा भाई होता है और वो भी बच्चा ही था। उसने सोचा कि मैं जाके एक आम ले आता हूँ, फिर लोग आ जाएंगे तो फिर वो इसको नहीं छोड़ सकते। तो वो बच्चा भागता हुआ गया आम का पेड़ चढ़ने के लिए और आम तोड़ने के लिए। उतनी देर में 19 सेकंड्स में उसने जब पलट के देखा तो उसकी बहन ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया और
आपने आप को आग लगा ली और हंसते हुए भागना शुरू कर दिया वरांडे के अंदर। वो कह के मार रही थी और भागे जा रही थी, जबकि वो उस पे जिस्म पे आग लगी हुई थी। उसी वक्त वो वक्त था और सारे गांव वाले भी आना शुरू हो गए और ये सब देख के हर कोई परेशान उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी शख्स पे आग लगी हुई, वो हंसे आ रहा है बजाय चिल्लाने के। और वही हुआ कि जिसके लिए बार बार बोला जा रहा था कि उसको अकेला नहीं छोड़ना, उस बुढ़िया की प्रेत थी या जो भी था, उसने उसको मार दिया। और वो रात मतलब समझ ले उसको, उस लड़की वही आग की और जलने के जख्मों से मर गई। ये स्टोरी ये कहते हैं कि ऐसी है जो कि बहुत विटनेसेस हैं स्टोरी के और इनके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं उस गांव के जो कि ये बता सकते हैं। कुछ ऐसे भी विटनेसेस हैं जिन्होंने ये इंसिडेंट्स देखे, ऑल्दो इन्होंने अपनी बुआ को कभी देखा नहीं था, लेकिन इनको पता था कि इनकी बुआ होती थी। ये तो खैर इनकी पैदाइश से पहले की बात है, लेकिन वो उनके साथ क्या हुआ वो ये था। बाद में पता चला कि जिस बुढ़िया की बात हो रही थी वो एक काले जादू की प्रैक्टिशनर थी और बहुत बुरी मौत मरी थी ऐसी बीमारियों से जिसका कोई पता ही नहीं चल सका कि वो हैं क्या और क्यों हो रही हैं। तो थैंक यू चिराग फॉर शेयरिंग द स्टोरी एंड लॉस ऑफ लाइफ इज ऑलवेज ट्रैजिक। और खैर जी, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और लेट्स मूव फॉरवर्ड। और बात करती हैं हमारी दोस्त अनोनिमस की, जो बताती हैं कि उनके साथ आजकल क्या बीत रही है। क्योंकि आज जो है वो एक तरीके से ऐसी थीम हो गई है कि ज़्यादातर घरों की बातें हो रही हैं, लेकिन बाहर ये कहती हैं कि हम एक घर में शिफ्ट हुए जो काफ़ी पुराना था और अपने उस इलाके के अंदर, और हम 8 साल से उसी घर में हैं। जब वो घर में शिफ्टिंग हो रही थी तो इनके भाई को वहाँ भेजा गया था कि मतलब रात को सोओ, मतलब सामान शिफ्ट हो रहा है तो खाली घर तो नहीं छोड़ सकते। तो वो ड्राइंग रूम सेट था पहले, तो ड्राइंग रूम में सोफे पे ये लेटे थे मतलब ब्लैंकेट डाल के। तो रात को 1-2 बजे किसी ने वो ब्लैंकेट इनके ऊपर से उतार के खींचा और फेंक दिया और हंसा, जबकि दिखा कोई नहीं। और कहते हैं कि उसके बाद ये हरकत उस रात 2 से 3 दफ़ा और हुई और ये डर के मारे आयतें पढ़ते रहे और बस किस तरह रात गुजारी। कहते हैं इवेंचुअली हम कुछ दिन के बाद वहाँ शिफ्ट हो गए और इनके वालिद साहब को इस चीज़ पे कोई बिल्कुल भी यकीन नहीं है और उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और कहते हैं कि बस हम कुछ दिन हुए थे शिफ्ट हुए, तो हम डॉग्स वगैरह कुत्ते पालते हैं, तो जो टेरेस है वहाँ पे मतलब मैं इन्होंने अपना कुत्ता रखा था और वहीं अक्सर होता था। तो वहाँ पे पहली रात तो ऐसा हुआ कि ईंटों का एक स्टैक था, एक ढेर था जो कि मतलब आप गिरा नहीं सकते। तो पहली रात जब वहाँ कुत्ता रखा था तो वो रात को धड़म करके सारे गिर गए, जैसे कि बाकायदा किसी ने उठा के फेंकी हो, गिरा दी हो। और सब डर के जब वहाँ निकल के देखा तो अच्छी खासी ईंटें ज़मीन पर पड़ी हुई थी और समझ से बाहर थे ये गिरी कैसे, क्योंकि इस तरीके से गिर नहीं सकती थी वो जैसे वो पड़ी हुई थी। बहरहाल इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कुछ अरसे के बाद इनको अपना कुत्ता मरा हुआ मिला। कहते हैं जी बड़ा अफसोस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक नेचुरल, क्योंकि जानवर जो होते हैं उनकी एक लाइफ स्पैन होता है, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई कि शायद ये उसकी मतलब टाइम आ गया था और एक नया मतलब पपी पाल लिया गया। क्योंकि सब ये लोग नौकरियों पर जाते हैं और सुबह कोई होता नहीं है, तो एक बाथरूम था जहाँ पे उस बच्चे को बंद कर देते थे दिन में जब सब जाते थे, ताकि अगर वो कोई गंदगी करे तो उसमें करे वगैरह वगैरह। तो ये जब
आया करते थे, जाया करते थे तरीके से। तो एक दिन ये गए और जब वापस आके बाथरूम को अनलॉक किया तो अंदर जी वो कुत्ता पड़ा हुआ था मुर्दा, और उसकी गर्दन ऐसे घुमाई हुई थी जैसे कि ऐसे करके पेंच की तरह घुमाई हुई थी, और वो पूरा उसका सर घूमा हुआ था। एक अलग एक मिस्ट्री थी कि ये क्या हुआ इसके साथ, ही अपनी गर्दन कुत्ता कैसे खैर कर सकता है, और दरवाज़ा भी लॉक और आने जाने का एक ही रास्ता, लेकिन कुछ नहीं हो सका। और इन लोगों ने भगवान अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि फिर इसका जो ताल्लुक था, इसका फोकस ये नहीं समझा गया कि कुछ और मामला है, ज़्यादातर ये इस तरफ चला गया कि शायद सेफ्टी कंसर्न्स हैं, तो और घर में जो थे वो कुत्ते लेके आ गए सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। अब ये कहते हैं कि ये लेके आए और एक एक करके वो मर जाते, क्योंकि उनके जानवरों का बेहद शौक था, तो वो लाते जा वो एक एक करके मरे। तो हिसाब लगाया कि आखिर इनको कौन मार रहा है, कौन आदमी है, कहाँ से आ रहा है। तो फिर जब हिसाब किताब किया गया तो पता चला कि ये आदमी नहीं, ये जिन्नात मार रहे हैं इनको। कहते हैं जी कि आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, और ये लोग ज़्यादातर सब लोग एक ही रूम में सोते थे। इनकी जो आपी थी वो एक दूसरे रूम में सो रही थी। कहते हैं घर में कुत्ते भी थे, वो बाहर से आएगा कुछ होगा तो वो एक मौजूद है, आवाज़ आएगी, शोर करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन क्या हुआ कि वो अपने कमरे में थी, तो उनके रूम में कबर्ड थी, उस पे स्क्रैचिंग की आवाज़ आना शुरू हुई। कोई खुरच रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि कबर्ड के अंदर क्या खुरच रहा है। हिम्मत करके अलमारी खोल दी, अंदर से एक बिल्ली निकली, क्योंकि बंद अलमारी में से गई कैसे, वो निकली और वो कॉरिडोर में भागी और बाहर निकल गई और गायब हो गई। पता नहीं चला कहाँ गई, और सब एक दूसरे को देखते रह गए कि ये मतलब कहाँ से आई। कहते हैं जी बर्ड लेके आओ वो मर जाए, कोई और जानवर ले आओ बड़ा जानवर, वो कुछ ज़्यादा 2-4 मतलब दिन और रुक जाए फिर मर जाता था, कोई चीज़ टिकती नहीं थी। वो हालात ये हो गए थे कि कपड़ों के अंदर कट्स और छेद हुए मिलते थे, उनके धब्बे उन पे लगे हुए होते थे, और उनमें से पीसेस मिसिंग होते थे। लेकिन वही हालात की मतलब, क्योंकि वालिद साहब यकीन नहीं कर रहे, तो बहुत सारी चीज़ों की कुछ वजूहात बन जाती थी और मामला चल रहा था। अब कहती हैं कि इनकी वालदा जो थी, एक दिन अपनी इनकी बड़ी बहन के बाल में तेल लगा रही थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि जगह जगह से बाल कटे हुए हैं, तब एक लट निकाली हुई है, इसके किसी ने काट के बाल निकाले हैं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि कौन लेके गया, कब लेके गया, ना कोई ट्रेस के बाल के गिरे हुए होंगे, कुछ भी नहीं। कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उस घर में एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही थी, और दो घर पूरा इनके पास था, लेकिन ऐसा सिचुएशन शुरू हो गया था कि जो ऊपर वाला फ्लोर था, जो कि इनके कब्जे में था, उसमें जब लोगों के भाग जो दौड़ की और चलने फिरने की आवाज़ें आने लगी थी, जबकि ये सारे लोग घर में मौजूद नीचे बैठे होते थे, उसके बावजूद चहलकदमी होती थी, और बाकायदा प्रॉपर सीढ़ी से उतरते हुए किसी की आवाज़ आती थी, जैसे उसने चप्पल पहनी हुई है और उसकी भी आवाज़ आती। और दिन हो या रात ये एक्टिविटीज़ पर शुरू में कम होती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, होता था। अब ये कहते हैं कि इन्होंने सोचा, और इनके वालिद भी साथ, कि इस चीज़ का कुछ इलाज होना चाहिए। और कहते हैं कि इनके बाबा के हाथ में एक तस्बीह थी। जब ये बात शुरू हुई कि इस चीज़ का कोई इलाज होना चाहिए, ये सब जो हो रहा है, तो उनके हाथ से तस्बीह छीन के तोड़ के उसके जर्रे जर्रे बिखेर दिए, और सिर्फ दिखाने के लिए कि आप जो सोच रहे हैं उससे कुछ नहीं हुआ। यानी जी घर में परेशानी बढ़ती गई, पैसे गायब हो गए, और ऐसे हालात हैं कि इनकी अपनी पता नहीं कि सैलरी एक दफ़ा घर लेके आई थी अपने बैग में,
और 5 साल हो गए, वो सैलरी दोबारा इनको नसीब नहीं हुई, क्योंकि वो कहाँ गायब हुई आज तक नहीं पता चला। और हत्ता कि कुरान पाक के अंदर भी पैसे ये रख देते थे घर में ला के, कि मतलब इसमें रख दें, तो वहाँ से भी अब पैसे गायब होना शुरू हो गए। तो एक अजीब परेशानी शुरू हुई कि यहाँ पे क्या शुरू हो चुका है। कहते हैं जी कि रात को 3 बजे इनके कुत्ते को उठा के किसी ने नीचे बिजली की वायर्स पे फेंक दिया एक रात। वो बेचारा करंट लग के फिर नीचे गिर के मर गया। उसकी बात ये कह रहे हैं, घर में कॉकरोचेस के इश्यूज होना शुरू हो गए। रात को ऐसे हो जाते थे कि फर्श पे ऐसे बिछ जाते थे कि आप पैर नहीं रख सकते, और अननेचुरल था कि मतलब वो फर्श को कवर कर लेते थे, और आप उनके ऊपर पाँव रख के ही जाएंगे तो जाएंगे, वरना आप जा नहीं सकते। और फिर ये नजर आने लगा कि ये जो है ये सही नहीं है। और ये अपने रूम का बताती हैं कि इनके रूम के बाहर, या जहाँ पे सो रहे होते थे उस रूम के बाहर, लोगों की आपस में बातें करने की आवाज़ें आती थी। और ऐसा होता था जैसे कि लोग आपस में बातें कर रहे हैं कुछ, लेकिन कोई ज़बान समझ में नहीं आती कि किस ज़बान में बात कर रहे हैं। यानी कुछ महीने पहले की बात है कि इनके बड़े बिजली गई हुई थी। इनके भाई जो हैं वो छोटे भाई, वो वॉशरूम में नहा रहे थे, और ये क्योंकि अंधेरा था तो ये बड़ी होने के नाते उसी कमरे में लेटी हुई थी। तो रात के 12 बजे के करीब का टाइम था, तो वो चिल्लाता हुआ मतलब दरवाजे झांकता और कहता है कि मेरे मतलब पीठ पे किसी ने आके बाकायदा यूं करके थपथपाया, और कौन, मैं तो अकेला पलट के देखा तो बाथरूम में कोई नहीं था, तो तुम थी। तो उसने कहा मैं तो पहले सो रही थी, अब मैं जाग रही हूँ, तुम टेंशन ना लो। अब ये कहती है कि वो बाथरूम में अब कमरे में से किसी आदमी की आवाज़ आई करके कि करके। अब इनको समझ में आ गया कि उस दिन ये और उनके भाई घर पे थे, और इसके अलावा कोई तीसरा नहीं था। तो समझ से बाहर हो गया। अब ये कहती हैं कि ये घर में सारा बिजली आपको बताया था कि नहीं है, तो जल्दी से ये लोग टेरेस की तरफ भागे, जहाँ पे इन्होंने जाके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, अपने जो बैठे हुए थे वहाँ पे। अब ये कहते हैं कि हालात अभी के ऐसे चल रहे हैं कि जब ये सोती हैं तो इनके कान के पास आके कोई बातें करता है। और ऐसा भी होता है कि जब बातें उस वक्त भी मतलब ऐसा भी होता है कि कोई इनके बालों को भी हाथ लगाता है। और जब घर से भाग गए वो होते सब नौकरी पे या कहीं ना कहीं, जब वापस आते हैं तो बेडशीट सारी ख़राब होती है सब कुछ। जबकि कुत्ते वगैरह जो हैं उनके घर में नहीं होते, वो उस पे होते हैं, मतलब टेरेस वगैरह पे या नीचे होते हैं, तो वो भी सवाल पैदा नहीं होता। और उनको अगर घर में लिया हो या कुछ इस तरह लिया हो, तो वो कर्टन्स को देख के और दीवारों को देख के घूरना शुरू करते हैं, और घूरते रहते हैं, और कभी कभी उनको देख के भौंकने लगते हैं। तो ये कहती हैं कि हमारी तो हालत टाइट हो जाती है, और हम बस आयतें वगैरह पढ़ के हर चीज़ में भूखना शुरू कर देते हैं। तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बाकायदा किसी ने इनके पाँव को हाथ फेर के गुदगुदी भी की। और कहते हैं कि ज़्यादातर इंसिडेंट्स मेरे साथ होते रहते हैं। और लास्ट नाइट व्हेन आई वाज राइटिंग दिस ईमेल, तो फिर समवन केप्ट नॉकिंग ऑन माय कबर्ड, और जबकि कोई रूम में नहीं था। और कल सुबह में इनकी जो मामा थी, ये और ये बंद कमरे में थे, मतलब दरवाज़ा बंद था कमरे का। तो ड्रेसिंग टेबल पे बाकायदा एक पत्थर आके गिरा है, जैसे लिटरली मतलब दीवार के अंदर से आया है, क्योंकि बंद कमरे में पत्थर कैसे आएगा। अब ये कहते हैं जनाब कि इस तरह इनके जो है वो, वन नाइट आई वाज वर्किंग ऑन माय लैपटॉप, और इनको गराज में से आवाज़ आने लगी एक बच्चे के रोने की, छोटे बच्चे की। और क्योंकि इन्हें हेडफोन्स लगाए हुए तो तेज़ आवाज़ की भी थी, तो ये जितनी आवाज़ तेज़ करनी थी उतने वो रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, कि हत्ता कि रात की 3 बजे की ये बात है। इतनी लाउड म्यूज़िक के बावजूद उसके रोने की आवाज़ इनके कानों में आने लगी, तो ये भागी और अपनी मामा के पास जाके बैठ गई और वहीं सुनी।
कहती हैं कि इनके बाबा को अभी भी यकीन नहीं है, इवन दो उनके हाथों से तस्बीह छिली है, लेकिन वो शायद इस चीज़ को एतराफ़ इस चीज़ का नहीं कर रहे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि अभी कुछ कर नहीं सकते, तो उस मकान में गुजारा कर रहे हैं। अभी ये कहते हैं जनाब, और ये सारे वाक़यात इनके अपने हुए हैं, जो इनके साथ फेस हुए हैं, इनकी फैमिली के साथ फेस हुए हैं, अभी भुगत रहे हैं अभी टू दिस डे। तो ये कहते हैं कि मेरी 2 दिन पुरानी बात है कि इनके भाई कंप्लेन कर रहे थे इनकी वालदा से कि रात को 1 बजे के बाद मुझे एक औरत के रोने की आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल घर के साथ वाली गली में वो खड़े होकर रोती है, जिसके ऊपर इनकी वालदा ने उसको डांटा और कहा कि देर तक मत जागा करो, क्योंकि रात को देर जब होती है और रात होती है तो आफतें उतरती हैं, तो अब से जल्दी सोना शुरू करो। बाद में कहते हैं जी कि पता लगा कि एक्चुअली इन पे तावीज़ वगैरह का प्रॉब्लम है, और किसी ने कुछ इन पे कराया हुआ है, जिसकी वजह से ये इश्यूज जो हैं वो हो रहे हैं, और अननेचुरली जो चीज़ें हो रही हैं, रीज़न यही है। कहते हैं हम तो मैं अपनी माँ के साथ ही सोती हूँ, और ज़्यादातर बाबा जो हैं इनके वो काम क्योंकि शहर से बात करते हैं, तो वो इतना अफेक्टेड नहीं है इस चीज़ का। और लिटरली इन कहते हैं एक रात तो ऐसा हुआ कि किसी ने इनको बाकायदा ऐसे दबोचा है, पूरी बॉडी को ऐसे दबोच लिया, और ये पूरी हिल नहीं सकती थी, और ये यही सोचती कि शायद मैं एग्जॉस्टेड हूँ या कुछ ऐसे है, लेकिन कुछ नहीं। अब जिनसे ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामला ठीक हो जाए, वो कह रहे हैं कि वो दिलासे भी देते हैं और चीज़ें भी बताते हैं कि अब आप सो रहे हैं तो कोई गुजर रहा था तो वो डराता हुआ चला गया वगैरह वगैरह, लेकिन जब ये उस चीज़ का कोई हल निकालते हैं तो इन पे वो दोबारा चीज़ करा दी जाती है, तो एक कांस्टेंट एक प्रॉब्लम से ये लोग गुजर रहे हैं। और जहाँ तक कह रही हैं कि ज़िक्र वगैरह की बात है, तो ये नमाज और हर चीज़ की पाबंद है, और अल्लाह ताला से बिल्कुल अपने आप को इन्हें कनेक्टेड रखा हुआ है, और किसी चीज़ मतलब हर चीज़ की ख़ास ख्याल है। लेकिन ये कहती हैं कि जब ये नमाज़ वगैरह पढ़ती हैं तो उनकी बॉडी पर रैशेस आते हैं और खुजली होती है, और इस तरह का होता है, उनकी कहीं ना कहीं रेडनेस हुई भी होती है, और जैसे कि किसी ने कहीं काट लिया हो, या इनके खासकर कानों के पास भी काटा होता है, खरोचों के निशान भी होते हैं। इनकी वालदा के साथ भी सिमिलर इश्यूज हैं, और ब्रूजेस वगैरह होते हैं, और मतलब जब वो नमाज वगैरह पढ़ती हैं, और कहते हैं कि ये भी एक निशानी है कि जब आप पे ब्रूजेस पड़ेंगे और मतलब तकलीफ ना हो उनमें, तो आप पे शायद कुछ ऐसा किया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अफसोस होता है सुन के कि आपके मतलब वही बात कि इंसान इंसान को तकलीफ देता है, और क्या बोल सकते हैं। तो दिस वाज एपिसोड 15। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी इस तरह की सबमिशंस, और अगले सबमिशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। ऑल्दो मेरे पास और भी जो हैं, लेकिन ऑब्वियसली न्यू सबमिशंस की हमेशा इंतज़ार होता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ईमेलिंग मी और सब्सक्राइबिंग एंड एवरीथिंग, और उम्मीद है कि आप लोगों का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अभी जो है वो कुछ एक चल रहा है, इंस्टाग्राम पे एक चीज़ चल रही है सिग्नेचर स्टोरीज को लेके, देखो उसका क्या रिजल्ट आता है। उसके लिए मैं काफ़ी हाइप्ड अप हूँ उस कंटेंट के लिए, क्योंकि उसमें कोई लिमिट्स नहीं है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग, और सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।